बच्चों कैसे हैं आप लोग? तो देखो जेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। कल ही जो है जेट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म का प्रेस रिलीज़ कर दिया गया है, जेपीएससी ने इसको रिलीज़ किया है कि अब आप जेट एग्ज़ाम के लिए फ़ॉर्म भर सकते हैं। तो जेट एग्ज़ाम के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं, पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो जिनका ऑलरेडी सीएसईआर नेट है साइंस में या सिंपली नेट है आर्ट्स में, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। जब भी फॉर्म निकलेगा प्रोफ़ेसर के लिए या पीएचडी एडमिशन के लिए तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आप एलिजिबल हैं, आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनका सीएसईआर नेट नहीं है, जिनका नेट नहीं है, ठीक है? तो उनके लिए ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी है और जेट स्पेशली झारखंड में एडमिशन के लिए, झारखंड में प्रोफ़ेसर बनने के लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। तो जेट एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना चाहिए। तो उसका देखो प्रेस रिलीज़ हो गया है, अब आप इसका एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर सकते हैं, ये आप इसका डिटेल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है? तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फ़िल अप करना है और इसके लिए जो डेट है, वो है 16th सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं 11:45 पीएम तक, ठीक है? और जो पेमेंट करना होगा एग्ज़ाम फ़ी वो आप 7 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है? करेक्शन विंडो फिर से आपको 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक रहेगा, तो वहाँ पे आप जाके करेक्शन कर सकते हैं। तो ये प्रेस रिलीज़ कर दिया गया है कि अब आप तैयारी करो फॉर्म भरने की और फिर डेफ़िनेटली एग्ज़ाम भी जल्द हो सकता है, ठीक है? इस ईयर के लास्ट तक। इसका जो डिटेल है, तो डिटेल को भी देखेंगे हम लोग। तो डिटेल के लिए देखिए जेपीएससी के साइट पे ये डिटेल डाला हुआ है कि 16 अक्टूबर से लेकर के अगेन आप यहाँ पे देख रहे हो कि 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, तो वो वही कहा गया है कि आपको अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है या आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है झारखंड में, तो ये आपको कम से कम इस टेस्ट को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। आप तभी जा कर के एलिजिबल हो सकते हैं। उसके आगे के बाद जो यूजीसी का नॉर्म है, उसके तहत जो है फिर बहाली का प्रक्रिया आगे किया जाएगा, ठीक है? तो जैसे टेट होता है ना, मतलब मिडिल स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल के लिए जिस तरीके से टेट का एग्ज़ाम होता है, उसी तरीके से हायर स्टडीज़ के लिए हायर कह सकते हो कि स्टडी में प्रोफ़ेसर बनने के लिए बीएससी, एमएससी पढ़ाने के लिए आपको अ, टेट जेट क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप पहले से जानते होंगे, ठीक है? तो ये देखो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और डेफ़िनेटली मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो आप मैथ की तैयारी कैसे कर सकते हैं और मैथ का सिलेबस कैसा रहेगा, उस पे ही बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसा दिया हुआ है, दिस टेस्ट डिटरमाइन्स द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस सिचुएटेड इन झारखंड। तो ये सब बात आप पहले से जानते हो, ठीक है? ये आपको एक सर्टिफिकेट देंगे पास होने के बाद, जिसके बाद ही आप एग्ज़ाम अगर आपका प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकलता है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या रहने वाला है? तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन इन्होंने ओएमआर रखा है। सीबीटी का दौर चल रहा है बट सीबीटी नहीं रखा, ओएमआर रखा है, यानी पेन पेपर रखा है। तो बहुत सारे बच्चों को पेन पेपर में ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि ओएमआर पे एग्ज़ाम देना है। दूसरी अच्छी बात ये भी है कि अगर सीबीटी पे होता, तो सीबीटी पर क्वेश्चन थोड़ा टफ डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? जबकि ओएमआर पे उतना टफ डिज़ाइन नहीं किया जाता, तो ये आपके लिए दूसरी खुशखबरी है, ठीक है? तो आपको ओएमआर पे एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन आपसे डेढ़ घंटे 3 घंटे में, ठीक है? 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट का और वहाँ पे आपको टोटल 150 क्वेश्चन आएगा, 150 50 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ठीक है? ये जनरल एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ठीक है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वगैरह पे रहेगा और जो 100 क्वेश्चन है, वो आपका मेन जो है सब्जेक्ट पे आपका जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है, जिससे आपने पीजी किया है, चूँकि इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें आपने पीजी किया हुआ है, उसी सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई करेंगे और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड फिर यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और चाहे सेक्शन 1 हो या सेक्शन 2 हो, दोनों का हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, तो टोटल इसका 100 मार्क, इसका टोटल 200 मार्क और इस तरीके से टोटल ये आपका 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है? 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऊपर वाला सेक्शन में लगभग लोगों का एवरेज परफॉर्मेंस होता है, तो जो सिलेक्शन का जो बेस होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप अपने सब्जेक्ट में जितना माहिर होंगे, जितने अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे
डेफिनेटली आप उतना ही अच्छा गोल करेंगे और जितना ज़्यादा मार्क्स आप इसमें लेकर के आएँगे, उतनी ही ज़्यादा श्योरिटी आपकी होगी एग्ज़ाम में सिलेक्शन की, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म फ़ी बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम के लिए जनरल के लिए 575 देना है, ठीक है? BC1, BC2 ईडब्ल्यूएस के लिए 300 देना है और SC/ST वालों को, थर्ड जेंडर वालों को ₹150 पेमेंट करना है, ठीक है? ये पेमेंट गेटवे से ईज़िली हो जाएगा, फॉर्म वगैरह भरेंगे तो वो हमेशा भरते ही रहते हैं, अब तो बच्चों का काम ही है फॉर्म भरना, इस पे ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपने देख लिया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इसका सिलेबस कैसा रहने वाला है, ठीक है? तो पहले तो सब्जेक्ट कौन-कौन सा होगा, तो देखो सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि सब्जेक्ट वही होगा जो यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, वो सारा सब्जेक्ट होगा और वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है और ऑलमोस्ट रीजनल लैंग्वेजेज़ और जो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स के पेपर होते हैं, ऑलमोस्ट सारा पेपर है यहाँ पे। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, उस सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट और सिलेबस तो लिखा है, एक बात देखिए, लेकिन सिर्फ़ सब्जेक्ट का बात किया गया है लिस्ट में। नीचे एनेक्स्चर में आप देखोगे आपको एनेक्स्चर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, लेकिन सिलेबस का इन्होंने इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है? तो सिलेबस क्या रहने वाला है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिलेबस क्या रहेगा। ओके, तो सिलेबस पे मैं अभी डिटेल में बात करने वाला हूँ। पहले थोड़ा-सा आगे बढ़ लेते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देख लो यहाँ पे। इंग्लिश में क्वेश्चन होगा या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा कि वहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे तो वहाँ पे अ, जेपीएससी ही फाइनल डिसीज़न लेगा और कम से कम आपको उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो सारी बातें कर लेते हैं और मैथ्स पे स्पेशली बातें करेंगे, ठीक है? मार्किंग स्कीम देख लो यहाँ पे क्या है, हर क्वेश्चन का 2 नंबर है जैसा मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन का 2 नंबर है, सही करोगे तो आपको 2 नंबर नंबर मिलेगा और बहुत अच्छी बात ये है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इट इज़ वेरी गुड। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे ही लोड आप पर कम हो गया। विदाउट नेगेटिव मार्किंग आप बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और इसमें टू आंसर ए क्वेश्चन कैंडिडेट नीड टू चूज़ वन ऑप्शन, आपको सिर्फ़ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारा ये होगा और अगर एक से ज़्यादा कहीं पे करेक्ट होता है मान लो, तो उस केस में आपको कोई ना कोई एक करेक्ट को ही टिक करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी आपको उस क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने रॉन्ग किया होगा टिक तो फिर उसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो भी एम्बिगियस होगा, ठीक है? तो एम्बिगियस के केस में अगर मल्टीपल आंसर करेक्ट होता है वहाँ पे, तो कोई ना कोई एक आपने करेक्ट चूज़ किया होगा तभी आपको आंसर मिलेगा। ये पूरा डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है? ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी चला, आपको भी पहुँच गया होगा। तो ये बात डिटेल डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बात है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस और फिर मैं लास्टली मैथ्स के सिलेबस पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है? तो देखो सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस के लिए ना आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड होगा वो क्या होगा। तो ये लिखते हैं दिस इज़ बेस्ड ऑन सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस डोमेन नॉलेज, ये इम्पोर्टेंट है। डोमेन नॉलेज को चेक करने का पर्पस है, ठीक है? तो देखो जैसा कि और स्टेट का होता है अ, जेट का उनका जो उनके यहाँ जो कह सकते हो कि सेट का एग्ज़ाम होता है, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम भी उसी के इक्विवेलेंट है। लेकिन जो एक बहुत सारे बच्चे लोग को ये था कि सीएसआईआर नेट के सिलेबस के एग्ज़ैक्टली सेम रहेगा। तो देखिए, सिलेबस वही हो सकता है, ठीक है? कंटेंट वही हो सकता है जो सीएसआईआर नेट में आपको पढ़ना हो, तो कंटेंट वही हो सकता है। पैटर्न देखो बिल्कुल सीएसआईआर नेट के जैसा नहीं होगा, क्योंकि सीएसआईआर नेट में जो पैटर्न होता है ना एग्ज़ाम का, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैं देखो मैथ्स की बात कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे सब्जेक्ट को देख लीजिएगा कि सीएसआईआर नेट में कैसा होता है, यहाँ पे कैसा होगा, ठीक है? तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको पता है कि 3 ग्रुप में क्वेश्चन आता है ए, बी, सी। पहला ग्रुप जो होता है मैंडेटरी होता है, ठीक है? और कह सकते हो कि कॉमन पेपर होता है। साइंस और मैथ्स के बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं 11-12 लेवल का, कुछ मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है। तो ये जो ग्रुप ए वाला क्वेश्चन है, वो तो आपको यहाँ पे कवर कर दिया जा रहा है सीरियल नंबर 1 में, ठीक है? इसमें, यहाँ से जहाँ से 50 क्वेश्चन आएगा। ग्रुप बी जो होता है सीएसआईआर नेट में, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है पहली बात और वहाँ पे सिर्फ़ एक ही करेक्ट आंसर होता है, ये भी आपको पता है कि ओनली 1 वहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है? लेकिन जो ग्रुप सी होता है ना, तो ये जो है हैवी मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बड़े नंबर का क्वेश्चन होता है और यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं और जब आप सारे ही करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करते हो तभी जा कर के आपका वो
क्वेश्चन को करेक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है CSIR नेट का ब्यूटी है और इसी की वजह से CSIR नेट बहुत सारे बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि बी वाले में कुछ नेगेटिव मार्किंग में फंस जाते हैं। हाँ, सी में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ जाता है। तो पहले तो ये आपका हो रहा है याद रखिएगा OMR पे। OMR पे हो रहा है और MCQs लेवल के होंगे और सब में एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो CSIR नेट का जो हैवी ज़ोन है, जो आपको थोड़ा डराता है या जहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है कि हम देख सकें कि कौन-कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वो वाला मुश्किल काम यहाँ पे हट गया। अब सिंपली आपको जस्ट देखना है कि कौन एक करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट हो गया दैट मीन्स आपका बात फिनिश, ठीक है? आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो CSIR नेट का कंटेंट है याद रखिएगा, जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं किया गया और आपको पता है कि CSIR नेट में क्या होता है? तो CSIR नेट में आपके पास में ऑप्शंस होते हैं। आपको 40 में 25 क्वेश्चन करना होता है, आपको 16 में जो है 25 क्वेश्चन करना होता है, 60 में। तो बहुत ऑप्शन होता है कि हम किसी पेपर को स्किप कर सकें। मतलब वहाँ पे हमारे पास में चॉइस होता है कि हम लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन को हिट करके आगे बढ़ जाएँ, प्रोबेबिलिटी को स्किप कर दें, स्टैटिस्टिक्स को स्किप कर दें, ये आपके पास में वहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है? चूँकि आपको वहाँ पे कम क्वेश्चन करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी आपको 100 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 100। इसका मतलब है कि आपको सारे ही क्वेश्चन टच करने हैं। तो अब वहाँ पे जितना एक कह सकते हो कि एक बड़ा जो वहाँ पे स्पेस है CSIR नेट में कि आप अपने हिसाब से अपना फ़ील्ड चूज़ कर सकते हैं और उसी फ़ील्ड को देखते हुए उसी कह सकते हो कि एक्सपर्टीज़ के हिसाब से क्वेश्चन किया जाता है। तो क्वेश्चन का एक अलग वहाँ पे एक कह सकते हो कि वैल्यू बन जाता है, क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न बन जाता है, क्वेश्चन का एक अच्छा स्टैंडर्ड बन जाता है। तो भाई CSIR नेट का स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं रहने वाला। 100 क्वेश्चन आपसे जस्ट आपका डोमेन नॉलेज का चेक करने की डोमेन नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है? मतलब आप यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे ना 40-60 का 40-60 का यहाँ पे जो है फ़ॉर्मूला चलेगा। 40% क्वेश्चन आपको 11th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल से रहेंगे और 60% क्वेश्चन जो है ना आपका वो पीजी लेवल का रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे लेवल आकर के खत्म हो जाता है। जब भी डोमेन नॉलेज की बात की जाती है तो लेवल खत्म हो जाता है, जस्ट बुक्स रह जाते हैं, टॉपिक्स रह जाते हैं कि उस टॉपिक्स में आप कितने फ़ैमिलियर हो। और इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ ना कि अब जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो चूँकि सारे एग्ज़ाम में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा रहा है। उसके अलावा एग्ज़ाम का जो मेन पर्पस है, उस पर भी फ़ोकस किया जा रहा है। तो भाई, ये जेट का एग्ज़ाम है और पुराना वाला जेट नहीं है, अभी का लेटेस्ट जेट होने जा रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आपसे आपका मैथ का नॉलेज चेक किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो चूँकि इसमें जनरली बीएससी और एमएससी पढ़ाना होता है प्रोफ़ेसर को और आगे के रिसर्च पेपर्स डील करने होते हैं। तो बीएससी और एमएससी के मोस्टली पेपर्स के क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? उसके अलावा बेसिक क्वेश्चन भी ज़रूर रहेगा। इसलिए रहेगा कि बेसिक क्वेश्चन को अगर हम ह हटा देंगे ना, तो हम उस तरह का एमसीक्यू डिज़ाइन नहीं कर पाएँगे जिसमें सिर्फ़ ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है? तो सीएसआईआर नेट का कंटेंट हो सकता है, सीएसआईआर नेट में जो सिलेबस है बुक वाइज़ वो हो सकता है, लेकिन उसका पैटर्न, उसका लेवल बिल्कुल नहीं होगा, ये एकदम अपने पल्ले बाँध लीजिए और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा, अगर कोई सिलेबस ही देता है डिटेल में तो उस पे भी मैं आपको बात करता रहूँगा, ठीक है? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात कुछ है वो भी मैं आपको बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इसको वही फॉर्म भर सकता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है? जनरल के लिए 55% और ओबीसी के लिए 50%, ठीक है? कम से कम होना चाहिए कि वो 50% कम से कम उसका पीजी में हो और जनरल के लिए 55% हो, ठीक है? ये सारी बातें कॉमन सी बातें सब आप पढ़ लीजिएगा। 50% से कम में एससी-एसटी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, 5% का कहीं-कहीं पे रिज़र्वेशन है, वो सब आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये है जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसको क्वालीफ़ाई कौन-कौन करेंगे या कितने बच्चे क्वालीफ़ाई करेंगे या कम से कम कितना मार्क्स लाना है, ये मेरे से पूछा जा रहा था, ठीक है? मैं अभी सिलेबस पे डिटेल में आऊँगा, तो थोड़ा-सा मैं उसको दिखा देता हूँ कि कितने बच्चे इसको क्वालीफ़ाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसको भी इन्होंने साफ-साफ यहाँ पे कर दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? जैसे देखिए प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे इन्होंने एक बात को साफ किया है ना कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड
total slots for eligibility for assistant professor and admission in PhD shall be equal to just 6% of the candidate appeared in JET. जेट के एग्जाम में जितने बच्चे अपियर होंगे उसका सिर्फ 6% बच्चा ही क्वालिफाई करेगा। मतलब सपोज करो कि अगर किसी में 5000 बच्चा फॉर्म भरा है तो 5000 का 6% कितना हो गया, तो जस्ट 300 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अगर 1000 बच्चा भरा है तो जस्ट 60 बच्चा क्वालिफाई करेगा। अगर 100 बच्चा फॉर्म भरा है तो जस्ट 6 जो उसमें कैंडिडेट होगा 6 बच्चा जो होगा वही क्वालिफाई करेगा। तो ऊपर से है ना, चूँकि एसटी एससी के लिए अलग जो होगा जो एक एग्ज़ाम के बाद जो निकाला जाएगा कि कितना होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है? तो वो ऊपर से निकाला जाता है कि ऊपर से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो जितने बच्चे जनरल में कवर होंगे, जितने बच्चे एसटी, एससी, ओबीसी में कवर होंगे, उन सब को मिला कर के टोटल अगर 5000 फॉर्म भरा जाता है तो 300 बच्चों को ही पास किया जाएगा, चाहे आप जितना भी नंबर्स ले आओ, ठीक है? तो इन सब के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि आप 50% ले आए तो आप क्वालिफ़ाई कर ही गए या 40% ले आए तो आप क्वालिफ़ाई कर ही गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है? अच्छे से देना है और कोशिश करना है कि आप 6% में से आ जाओ, ठीक है? डेफ़िनेटली एसटी, एससी को थोड़ा फ़ायदा होगा, ओबीसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और लेकिन हमको सब देखना नहीं है भाई, ठीक है? 5000 फॉर्म भरा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, 10,000 फॉर्म भरा जाएगा तो 600 बच्चों को लिया जाएगा और हमको एक ही सीट चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझको एक सीट चाहिए और एग्ज़ाम में मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने वाले में से 10% ही सीरियस रहते हैं और फिर उसमें 5% ही जो है मोस्ट सीरियस रहते हैं, कह लो ज़्यादा जेनुइन बच्चे होते हैं और उन्हीं का होता है। तो वही चीज़ है, इसको देख कर के बहुत घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो ये बात है कि 6% बच्चों को लिया जाएगा, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाएगा। तो आपको ऊपर से लिया जाएगा, टॉप मार्क्स से लेकर के 6% तक जितने बच्चे कवर होंगे, उन बच्चों को रिज़ल्ट में दे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये है जेट की कहानी। और जो ऑलरेडी सीएसईआर नेट दिए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, ठीक है? उनको भी भरना चाहिए बिकॉज़ वी आर एग्ज़ाम लवर, हम लोगों को एग्ज़ाम से प्यार है तो इसका क्वेश्चन देखने में मज़ा आएगा, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं रहने वाला। अब क्वेश्चन रहेगा कैसे, मैं थोड़ा-सा इस पे बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है? चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा बात करेंगे, मोहब्बत से बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैं मैथ्स की बात करता हूँ, ठीक है? तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ ना तो मैथमेटिक्स में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे 8 पेपर पे आपको ख़ास फ़ोकस करना है, ठीक है? वो पेपर कौन-कौन सा होगा तो नो डाउट भाई सबसे पहला नंबर आता है लीनियर अलजेब्रा का। लीनियर अलजेब्रा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सीएसईआर नेट एंड कंसीक्वेंटली फॉर द जेट एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद आता है सेकंड नंबर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ठीक है? एंड अराउंड। फिर उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट बुक होता है, छोटा ही बुक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है और टॉपिक छोटा है तो जल्दी कवर भी हो जाता है, ठीक है? देन डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स ओडीई एंड बोथ पीडीई, ये दोनों कुछ इसमें आ जाएगा जी, ठीक है? कैलकुलस की जब बात करते हैं तो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है? डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 वेरिएबल का भी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल जो कि 11-12 से भी स्टार्ट हो जाता है तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है? ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा आपका। फिर इसी में आपका इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे तो पूरा इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडिंग वो सारी चीज़ें आ जाएँगी और सब क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। ऐसा मत स्किप कर दीजिएगा, 11-12 को बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा। उससे मैं आपको बता रहा हूँ पक्का 20 से 25% क्वेश्चन तो नीचे लेवल से भी आएगा जिसको आपको कवर करना है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है? इसका एप्लीकेशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह और इसी में फिर आपका रियल एनालिसिस कैलकुलस एक ही चीज़ को भी कहते हैं, अलग-अलग भी कर देते हैं। तो रियल एनालिसिस में आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी, ठीक है? सेट थ्योरी हो जाएगा। सीक्वेंस, सीरीज़, उनकी कन्वर्जेंसी, यूनिफ़ॉर्म कन्वर्जेंसी, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो रियल एनालिसिस में आती हैं, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का उसके अलावा जो भी रियल एनालिसिस के पोर्शंस हैं, फंक्शंस वगैरह के, तो वो भी आपको देखना होगा, ठीक है? तो कितने बुक हो गए भाई? 1 लीनियर अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफरेंशियल, कैलकुलस, रियल एनालिसिस,
नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको लेके चलेंगे कि जो हमारा लीनियर अर्थमेटिक है, या हम लोग जिसको बोलते हैं नंबर थ्योरी, ठीक है? तो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसमें मैं मिला देता हूँ प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा। और किस लेवल का आएगा, तो पीजीटी आपने किया हुआ है, पीजीटी मैंने पढ़ाया भी था, काफ़ी आपने एन्जॉय किया, तो प्रोबेबिलिटी को भी आप 12 लेवल से लेकर के अब तक करेंगे, डेंसिटी फंक्शन वगैरह सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, और 8th नंबर पेपर में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, वो है हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में 2D और 3D ज्योमेट्री आपका दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को आपको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है? इसके अलावा भी जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं उसको कोर्स में शामिल करूँगा, अपने कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। आप उस कोर्स से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है? मैंने उसमें कूपन लगा के उसको सस्ता भी करवा दिया है। तो भाई लेकिन जो विनिंग पेपर है मैं आपको बता दूँ, ये विनिंग पेपर है, लीनियर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है? ये विनिंग पेपर है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है ना, तो ये पाँचों पेपर आपका एकदम और आपके ब्लड में होना चाहिए। कहीं से कुछ भी पूछे, आपके ब्लड में होना चाहिए, और आपका जो है डोमेन एक्सेस करने की बात किया गया, आपका नॉलेज डोमेन को एक्सेस करने की बात की गई है, तो इससे भरपूर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? क्योंकि बड़ा-बड़ा टॉपिक है ना, लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस भी आ जाता है, मैट्रिसेस भी आ जाता है, मैट्रिसेस के सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, एब्स्ट्रैक्ट में ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके एप्लीकेशन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया आ जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक आ जाता है, कैलकुलस में पूरा 12 से लेकर के बीएससी, एमएससी सबको कवर करने वाला पोर्शन आ जाता है, तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो अगर जो है नॉलेज डोमेन को बात करने की, कुछ एक्सेस करने की बात की गई है, तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर भी फर्दर कोई अपडेट आता है, तो मैं वो अपडेट भी लेकर के आऊँगा। अभी ज़रूरत है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करें। कॉन्सेप्ट जितना आपका तगड़ा होगा ना, याद रखिए, जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, उतना आप में एमसीक्यू स्किल आएगा। जितना आप में एमसीक्यू स्किल आएगा, उतना आप में स्पीड और एक्यूरेसी आएगा। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपको ट्रिपल एस लॉजिक से पढ़ना है। ट्रिपल एस यानी सबसे पहले एस आ जाता है, आपको पढ़ना है क्या? सिस्टेमेटिक, ठीक है? सिस्टेमेटिक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। अंदाज़ी कुछ-कुछ क्वेश्चन करके चले गए, कभी नहीं होगा। तो सिस्टेमेटिक, उसके बाद स्मार्ट, है ना? स्मार्ट लर्निंग करना है, मतलब ये देखना है कि कौन-सा ज़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अंदाज़िया सबको रट्टा नहीं मारना है। तो सिस्टेमेटिक, स्मार्ट एंड समराइज़्ड, ये लर्निंग आपको करनी है। सिस्टेमेटिक, स्मार्ट, समराइज़्ड। समराइज़्ड का मतलब जब आप सब कुछ पढ़ लो तो आपके माइंड में होना चाहिए, हमेशा रिवीजन मोड में होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस आप हमेशा करते रहो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं सीएसईआर नेट के, वो मैंने करा के आपको दिया है, और भी मैं आपको कराते जाऊँगा। लगातार वीडियोज़ आपको मिलते जाएँगे, क्वेश्चंस आपको मिलते जाएँगे, आपको बस उसको देखना है, सीखना है, और फिर जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूँगा उसको आपको करना है। और लास्टली जब अब मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दूँगा, जैसे ही एग्ज़ाम अनाउंस होगा या क्लोज़ जाएगा या पता चलेगा कि एग्ज़ाम होने वाला है ना, मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगा। टेस्ट सीरीज़ आपको लगाना है, टेस्ट में अच्छे नंबर्स आ गए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ गया, पक्का आपका एग्ज़ाम में हो जाएगा। एग्ज़ाम बिल्कुल ईज़िली हो सकता है, ठीक है? फर्दर कोई अपडेट होता है तो बात करेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मेरा ऐप पे चले जाइएगा। मेरा ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप मेरा है एमएससी लर्न ऑनेस्टली, ठीक है? तो एमएससी लर्न ऑनेस्टली आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे जा कर के आपको ये कोर्स लेना है, ये वाला कोर्स, ठीक है? झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए जेट एग्ज़ाम का पूरा कंप्लीट पैकेज वहाँ पे लगा हुआ है, टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे लग जाएगा बिल्कुल जल्दी। काम बिल्कुल चल गया है, और पूरा अपडेट कर रहा हूँ। मैं आपको इसमें ख़ास बात ये है कि मैं आपको इसमें एनसीईआरटी का सपोर्ट भी देता हूँ। मतलब 11th-12 लेवल पे अगर किसी का कुछ कमज़ोरी है, या कोई चाहता है कि नहीं मैं फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह को अच्छे से समझ लूँ, तो एनसीईआरटी का पूरा सपोर्ट इसमें फ्री में डाला हुआ है। पूरा आप एनसीईआरटी का बुक भी वहाँ पे जाकर के देख सकेंगे। चैप्टर वाइज़ पूरा बना हुआ है, पूरा एनसीईआरटी का पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएँगे, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, तो बहुत कुछ है ऐप में। जब भी आपको डाउट होगा, तो आप जो है इंस्टेंटली मेरे को व्हाट्सएप करके यहाँ पे डाउट पूछ पाओगे, मैं आपके डाउट्स के आंसर दूँगा, वीडियोज़ बना करके आपको समझाऊँगा। देख तो मैं शॉर्ट्स में डाउट्स बताता रहता हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स जाकर के देख सकते हो, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। कोर्स जाकर के बाय कर लीजिए। कोर्स का रेट ज़्यादा नहीं है, और अभी बहुत अच्छी बात ये है कि 30% यहाँ पे डिस्काउंट पूरे सितंबर में लगा हुआ है, तो 30% एक बड़ा डिस्काउंट होता है, और लास्ट डेट टेस्ट सीरीज़ भी इसमें आपको फ्री में मिलने वाला है, वरना वो तो आपको कम से कम अलग से लेना ही पड़ेगा। टेस्ट सीरीज़ तो भाई देना ही देना है। मेरा टेस्ट दिया हुआ मेरे को प्रॉपर आइडिया है डिफरेंट स्टेट्स का, पीजीटी का, अभी जो सहायक आचार्य वगैरह का एग्ज़ाम हुआ। टेस्ट जिनका अच्छा रहा है, जिन्होंने टेस्ट में अच्छा किया है ना, उन्होंने एग्ज़ाम में भी क्लियर किया है। तो आपका भी डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा आगे सर दर्द नहीं करना है, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं सोचना है, बस पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है,
फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ में, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।